तो हाय एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 5 ऑफ गुनाहों का देवता। और ये इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। एंड आई होप वॉइस क्वालिटी अब अच्छी आ रही होगी क्योंकि मैंने माइक खरीद लिया। सब्सक्राइब कर देना। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि पम्मी जो है वो वापस अपने पति के पास जा चुकी है। बिंती और डॉक्टर शुक्ला हैं दिल्ली में, और सुधा और कैलाश तो दोनों पति पत्नी एक साथ ही हैं। तो चंद्र बेसिकली घर में अकेला होता है एंड ही इज रॉटिंग, ही इज डिप्रेस्ड एंड ही डिजर्व इट। तो एक दिन वो बैठा-बैठा सोचता है कि यार चलो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं मूवी देखने जाता हूँ। तो जब वो मूवी देखने के लिए तैयार होने लगता है तो उसको मिरर में एक रिफ्लेक्शन दिखता है जो उसको उस पे व्यंग्य कसता है। व्यंग्य यानी कि उसको टॉन्ट मारता है कि चंद्र देख तूने अपना क्या हाल कर लिया है। तूने तीनों के साथ खिलौने की तरह खेला। बिनती, पम्मी, सुधा तो तीनों में से किसी एक का भी नहीं हो सका। जिसने तुझे अपना दिल मन सब कुछ समर्पित कर दिया सुधा, तो उसका भी नहीं हो सका। पम्मी से जो तेरा फिजिकल रिलेशन था तो वो भी ठीक से नहीं निभा सका। बिनती, जिससे लाइक तेरा रिश्ता एक पवित्र लाइक एज अ फ्रेंडशिप था तो वो भी नहीं निभा सका। तूने कुछ नहीं किया। तो चंद्र रिप्लाई में कहता है कि चुप हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकता हूँ, मैं नहीं सह सकता हूँ, मैं क्या करूँ, ये वो, मैं भी तो मजबूर हूँ। तो वो उसे रिफ्लेक्शन उसे कहता है कि यही तो तेरी प्रॉब्लम है। मैं तुझे रियलिटी चेक दे रहा हूँ और तू मेरी ही डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। जो भी आके तेरे को रियलिटी बताने लगता है तुझे वो बुरा लगने लग जाता है। तो उसके बाद ना वो रिफ्लेक्शन उसे कहता है कि लाइक तुझसे बेटर तो कैलाश है। कैलाश ने भले ही सुधा को समझा नहीं, लाइक कैलाश उसके साथ फिजिकल होता था नोइंग कि उसका मन नहीं है, फिर भी उसने समाज में कंट्रीब्यूशन किया। लाइक कैलाश इज अ पॉलिटिशियन और वो एक गुड पॉलिटिशियन है, समाज के लिए सोचता है इतना। तो उसका रिफ्लेक्शन से कहता है तूने समाज के लिए भी कुछ नहीं करा, मतलब यू आर जीरो। तूने अपनी पर्सनल लाइफ में तो घंटा कुछ नहीं करा, सबके साथ खेला, और जो तेरी सोशल लाइफ है उसमें भी यू आर डूइंग नथिंग, यू आर अ जीरो। और फिर वो रिफ्लेक्शन से कहता है कि सुधा के प्यार की वजह से तो तेरे कैरेक्टर में एक देव तत्व था ना, यानी वो जो एक प्योरिटी थी वो अब चली गई एंड यू आर नॉट अ देवता एनी मोर। तो इस कन्वर्सेशन के बाद ना चंद्र बहुत ही लाइक सदमे में चला जाता है और वो सिनेमा नहीं जाता। अब वो बैठा-बैठा सोचता है कि उसने क्या करा? उसको रियलाइज़ होता है कि वो कितना गलत था। उसने सुधा के बारे में कितना गलत सोचा। उसने लाइक पम्मी को कैसे दफ़ा कर दिया लिटरली जब उसका हो गया। वो बैठ के मम्मी से डिस्कस भी तो कर सकता था, ठीक है? फिर उसके बाद वो सोचता है उसने बिंती के साथ कितना बुरा करा। बिंती तो लाइक उससे जेन्युइनली उसकी केयर के लिए आती थी ना उसके पास। और फिर उसको लाइक बहुत बुरा लगता है कि ये मैंने क्या करा। और उसके बाद वो वेट करने लगता है कि सुधा से मैं कब मिलूँ और मैं सुधा के चरणों में जाके रो दूँ और सबसे एक बार माफ़ी माँग लूँ और मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ। उसको अब ऐसा फ़ील होने लगता है, उसको रियलाइज़ेशन होने लगता है कि उसने कितना गलत करा। तो ना वो बहुत फिर उसको एक खत आता है कैलाश का, जिसमें कैलाश बताता है कि मैं 2 दिन के लिए आऊँगा, तो तुम अपनी प्रिपरेशंस रखना। तो चंद्र बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि सुधा आएगी तो मैं उसके चरणों में अपना सर रख के सब कुछ कन्फेस कर दूंगा जो अब तक मैंने हुआ। फिर मैं वापस पहले जैसा चंद्र हो जाऊंगा। क्या सुधा लाइक मुझे एक्सेप्ट करेगी? उसको इतने सारे क्वेश्चन सारे होते हैं। फिर फाइनली वो डे आ जाता है जब सुधा और चंद्र को सुधा और कैलाश को से लेने जाना होता है स्टेशन पे। तो वो स्टेशन पे जाता है और वो सारी तरफ देख रहा होता है कि सुधा कहाँ है, लेकिन उसको सिर्फ कैलाश दिखता है। देन ही थॉट कि यार आज मुझे सुधा की इतनी जरूरत है और सुधा आई ही नहीं। तो वो बड़ा मायूस होता है, कैलाश से मिलता है और पूछता है सुधा नहीं आई। तो कैलाश बताता है कि सुधा जो है वो वॉशरूम में है। अब यहाँ से ये देखो तुम, सुधा वॉशरूम में क्यों है? क्योंकि वो बीमार है। तो कैलाश बताता है कि ये तो अब बीमार ही पड़ी रहती है, ये वो, उसको अभी उल्टी आ रही है तो अभी वॉशरूम में है। तो कैलाश हालांकि उसका ध्यान बहुत रखता था, बट चंद्र जब देखता है उसे लगा था कि सुधा आएगी, हंसती गाती मुस्कुराती खुश होएगी वो अपने जीवन में। लेकिन सुधा इज लाइक बीमार, एकदम खोया हुआ पर्सन नहीं होता, लुटा हुआ, हारा हुआ। सुधा लाइक वैसी दिख रही है जो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इफ मैं 2 वर्ड्स में बताऊं तो एकदम जिंदगी से हारा हुआ पर्सन। तो चंद्र देख के बहुत मायूस हो जाता है कि सुधा ने अपने आप को किस तरह मिटा लिया। तो वो लोग जाते हैं तो कैलाश बताता है कि यार मुझे ना कहीं और जाना है, ये तो मैं मम्मी को झूठ बोल के आया हूँ कि मैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज जा रहा हूँ सुधा को दिखाने, लेकिन मुझे कुछ और काम है। तो कैलाश ना चला जाता है 2 दिन के लिए और सुधा और चंद्र घर में अकेले होते हैं। तो इनके ना कन्वर्सेशन होता है, बहुत इमोशनल कन्वर्सेशन। तो चंद्र बोलता है कि सुधा तुमने अपने आप को किस तरह से खत्म कर लिया, तुम्हें खुश देख कर ही तो मैं खुश होता था। तो सुधा बताती है कि नहीं यार मुझे बहुत रिग्रेट्स हैं। और सुधा ना पूजा पाठ करने लग गई होती है। सुधा वॉज नॉट अ पर्सन जो पूजा पाठ करे या भगवान में विश्वास रखे। तो चंद्र उसे कहता है कि तुम इतना पूजा पाठ क्यों करती हो, ये तो अब मन को भिलावा देने वाली बात है। तो वो बताती है कि मैं ना मूर्ति की पूजा नहीं करती, मैं रामायण और गीता पढ़ती हूँ और उसी में मुझे संतोष मिलता है। तो और वो ना दिन में खाना भी एक ही टाइम खाती थी। तो चंद्र फिर उसका पूछता है कि यार
खाना क्यों, खाने से क्या दुश्मनी कर ली? तो वो बताती है कि मैंने एक बार व्रत किया था एक टाइम खाना खाने का, फिर मुझे आदत ही लग गई एंड और अब तो मैं ना खुद को सज़ा दे रही हूँ, लाइक प्रायश्चित कर रही हूँ। तो चंद्र बोलता है किस बात का? तो सुधा बोलती है कि तुम्हारा प्यार जब तक मेरे साथ था, तब तक तो मैं अपने ससुराल में लाइक बहुत खुशी से रह रही थी, लाइक ट्राई कर रही थी सब कुछ एक्सेप्ट करने का, कोप अप करने का और मतलब जी रही थी बेसिकली। लेकिन जब मुझे बिंदी से तुम्हारे बारे में पता चला कि तुमने किस तरह अपने पूरे जो तुम्हारा कैरेक्टर था उसको ख़त्म कर लिया, तो वो सुन के मुझे लगा कि कहीं न कहीं मेरे ही प्यार में कमी होगी, इसलिए मैं अब प्रायश्चित कर रही हूँ। तो चंद्र बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद ना चंद्र सुधा से सब कुछ कन्फेस कर देता है कि बर्टी की बात सुन के मैंने सोच लिया था कि तुम भी एक ऐसी ही लड़की हो जो लाइक सिर्फ़ मेरे आगे प्रिटेंड कर रही है कि नहीं मुझे तो मेरी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अभी भी दिल से तुमसे ही प्यार करती हूँ। लेकिन जब मैं अब तुम्हारी हालत देख रहा हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में जो भी सुना, उसके बाद मुझे रियलाइज़ेशन हुई कि मैं कितना गलत था। फिर वो बताते हैं कि पम्मी के साथ जो मेरा रिलेशन था, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत था, क्योंकि दिल से प्यार करना और शरीर से प्यार करना 2 चीज़ें अलग नहीं है, ये एक ही चीज़ है। तो सुधा बोलती है कि हाँ, मैं मानती हूँ ये एक ही चीज़ है, लेकिन विद वन पर्सन ना। तो ऐसे-ऐसे इनका कन्वर्सेशन होता है एंड फिर लाइक सब नॉर्मल हो जाता है। उसने अपने दिल की बात बता ली, उसने अपने दिल की बात बता ली। सुधा ज़्यादा कुछ नहीं बताती, बस इतना ही इनका चंद्र सब कुछ कन्फेस कर देता है एंड सब कुछ बैक टू नॉर्मल एंड ये लोग वापस बात करने लग जाते हैं। अब पहले की तरह तो नहीं ऑफ कोर्स। तो कैलाश वापस आ जाता है और वो सुधा को ले जाता है। तो जाने से पहले ना ये दोनों पति-पत्नी चंद्र को कन्विंस करके गए होते हैं कि तुम बिंती से ब्याह कर लो, क्योंकि एज़ अब हमारे कुनबे में हमारे परिवार में तो अब कोई उससे शादी करेगा नहीं जो अपनी बिरादरी के लोग हैं, क्योंकि उसकी शादी टूट गई है। तो चंद्र रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं भाई, लाइक मैं क्यों करूँ? तो अब ना इनके जाने के बाद चंद्र अब डिप्रेस नहीं होता है, वो बैक टू नॉर्मल जो हमारा स्टार्ट में जो एक अच्छा चंद्र था ना, वो वापस आ चुका है। ही इज़ लाइक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, कॉलेज जा रहा है, आ रहा है, नॉर्मल जैसे उसकी ज़िंदगी पहले चल रही थी अब चल रही है, क्योंकि उसकी सुधा से लाइक सुलह हो गई मे बी इसलिए। तो अब क्या होता है कि जो शुक्ला जी होते हैं ना, वो दिल्ली में अपने एंड पे फुल ट्राई कर रहे होते हैं कि चंद्र जो है वो सरकारी नौकरी में लग जाए, और लेकिन चंद्र जो था वो गवर्नमेंट जॉब्स के खिलाफ था, ड्यू टू इसमें जितना भी करप्शन होता है। तो ऐसे पर वो ना शुक्ला जी की बात को टाल नहीं सकता था, और सुधा भी उसको कह के गई थी कि चंद्र तुम प्रसिद्ध बनना, ऊँचे बनना। तो भाई उसने कुछ नहीं करा अपनी ज़िंदगी में, तो सुधा का कहने का मतलब था कि भाई कुछ तो करो, बी अ मैन। तो ये बात होती है। अब शुक्ला जी की बात वो कैसे ही टालेगा। तो वन फाइन डे वो बैठा होता है, तो उसको शुक्ला जी का मैसेज वो नोट आता है, लेटर आता है कि चंद्र पहली गाड़ी पकड़ के फ़ौरन तुम दिल्ली आ जाओ। और चंद्र को पता चल जाता है अगर मुझे फ़ौरन दिल्ली बुला रहा है तो यानी कि मेरा हो गया गवर्नमेंट जॉब में। तो वो पहली ट्रेन पकड़ के दिल्ली के लिए निकल जाता है। अब जब वो पहुँचता है स्टेशन पे तो देखता है कि एक बहुत अच्छी गाड़ी, उसमें जो ड्राइवर है वो सिख है, और गाड़ी पे जो है वो इंडिया का झंडा लगा हुआ है, और लाइक शुक्ला जी की जो कार थी ना, उससे भी एकदम टॉप मॉडल की कार वहाँ है। तो फिर वो उसमें बैठता है और वो उसको शुक्ला जी के बंगले पे कार लेके जाती है। तो वो रास्ते में सोचता है कि इतनी भी बुरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब, लाइक इतने पर्क्स मिल रहे हैं। भाई ऑफ कोर्स भाई, सरकारी नौकरी तब भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। तो जैसे ही चंद्र बंगले पे पहुँचता है तो बिनती आके चंद्र से हक कर लेती है और रोने लगती है फूट-फूट के। और फिर शुक्ला जी भी देखते चंद्र की आया है, तो फिर बोलते हैं कि खाना खा लो, लाइक खाना-वाना देंगे ना उसको। फिर वो पूछता है सुधा कहाँ है? तो हमें पता चलता है कि सुधा जो है शी वाज़ प्रेग्नेंट एंड अब उसका अबॉर्शन हो गया है, तो 3 दिन से वो बेहोश पड़ी है। तो मतलब ऐसे रोने का माहौल हो जाता है वहाँ पे। तो फिर शुक्ला जी बोलते हैं कि तुम खाना खा लो, अब तो सारी रात तुम्हें जागरण ही करना है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मतलब उसका जॉब में तो शायद नहीं हुआ है, बट उसको इसलिए बुलाया गया है। तो फिर जब सुधा को होश आता है तो वो कहती है कि बिनती जो नर्स होती है उसको बोलती है, बिनती जाओ चंद्र को बुला लाओ और जाओ पापा को बुला लाओ। फिर उसके पापा आ जाते हैं, फिर वो बोलती है कि पापा तुम जाओ यहाँ से। फिर नर्स को बोलने लग जाती है अरे गेसु तुम कब आई। ओवरऑल वो पागल हो जाती है, ठीक है। अब मे बी मेडिकल में जब इंजेक्शंस देते हैं अबॉर्शन के तो ये चीज़ होती है। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो है डेलिमेंट समथिंग वर्ड है। तो ना वो बेसिकली पागल हो जाती है, कभी क्या बोलती है कभी क्या बोलती है, और वो बार-बार ना बोलती है कि चंद्र को बुला लाओ, चंद्र को बुला लाओ। तो जब बिनती कहती है कि चंद्र ये खड़ा, तो वो बोलते हैं कि नहीं ये चंद्र नहीं है, ये चंद्र होता तो अभी मुझे डाँटता ना। तो फिर वो नर्स को बोलती है अरे गेसु तुम सही कहती थी, तुम कितनी अच्छी हो, ऐसे-ऐसे करके शी इज़ गॉन मैड। तो फिर ना अब जो डॉक्टर आते हैं ना वो बोलते हैं, अंग्रेज़ी डॉक्टर होता है
कि घर से हटा के सुधा को हम हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे, सर्जरी करनी पड़ेगी। उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं ना, तो हर 3-3 घंटे की ड्यूरेशन में उसको बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं। फिर वो एक बार फाइनल वाला बेहोश होती है, फिर उसे होश आता है, तो फिर वो अपने पापा को बुलाती है कि पापा इधर आओ, आपकी गोद में एक बार सर रख लें, क्योंकि कल मैं बचूंगी नहीं। तो डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दी होती है कि पेशेंट की विल के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब उससे फालतू में आर्ग्यूमेंट मत करना। तो शुक्ला जी रिप्लाई में कुछ कहते नहीं हैं, और जैसा सुधा कहती है वैसा ही करते हैं। और फिर बोलती है जाओ पापा, आज आप आराम से सो लो, क्योंकि बेसिकली उसका कहने का मतलब था कि आज मैं जिंदा हूँ तो आप चैन की नींद सो लो, अब मेरे जाने के बाद तो कहाँ ही नींद आई है आपको। तो फिर इसके बाद वो बिंती को बुलाती है और बोलती है कि बिंती, वो मैं तुम्हें पापा की और चंद्र की जिम्मेदारी सौंप के जा रही हूँ। तो बिंती कहती है कि दीदी ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम ठीक तो हो जाओगी। फिर दे आर लाइक कि नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर ने मना करा है, जो सुधा कह रही है वो सुन लो। तो फिर वो चंद्र को बोलती है कि ना इनको तार भिजवा देना कि ये आ जाएं। तो चंद्र बोलते हैं कि मैं ऑलरेडी भिजवा चुका हूँ, तार यानी कि लेटर पोस्ट करा देना, कैलाश जो है वो फॉरेन कंट्री में है। और भाई पूरी प्रेगनेंसी एक हस्बैंड को ना अपनी वाइफ के साथ रहना चाहिए, एटलीस्ट प्रेगनेंसी में नहीं तो डिलीवरी के टाइम या अबॉर्शन के टाइम तो कैलाश को उसके लिए एट द मोमेंट प्रेजेंट होना चाहिए था ना। बट ये तो खैर मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो फिर वो कहती है कि मैं इनको क्षमा करूँगी और इनसे क्षमा मांगूंगी। बेसिकली वो कैलाश के लिए कह रही है। क्षमा करेगी किस लिए पता नहीं, क्षमा मांगेगी किस लिए पता नहीं, बड़ी अजीब लड़की है। तो फिर चंद्र को कहती है कि चंद्र तुम अपना ध्यान रखना, वही ऑल दैट बातें कि अच्छे बनना, मैं तो कल बचूंगी नहीं। तो चंद्र उसे बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है तुम ठीक हो जाओगी 2 दिन में, तो वाई आर यू सेइंग लाइक दैट। देन शी सेज कि मैं चाहती तो यही हूँ कि ऐसा हो। फिर ना एक फाइनल मोमेंट आता है, वो बैठी होती है तो बोलती है कि चंद्र चंद्र ये कौन खड़ा है तुम्हारे पीछे, तुम चंद्र को लेने आए हो, रुको मैं आती हूँ, बिनती मेरी चप्पल लेके आओ। मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलने लगती है कि उसको चंद्र के पीछे कोई दिख रहा है खड़ा हुआ जो वो लेने आया है। तो वो कहती है कि मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, मैं आ रही हूँ। तो फिर वो चंद्र को बोलती है चंद्र जाओ तुम चाय पी लो, ये कर लो, मतलब फुल ऑन मे भी उसको कोई दूत दिख रहे हैं जो उसको लेने आए हैं। तो फिर ना वो ये बोलते बोलते कि हटो मैं आती हूँ, चंद्र को कुछ मत करना। और ये बोलते बोलते उसका जो सर है वो ऑफ हो जाती है बेसिकली। और फिर उसकी जो डेड बॉडी है उसको शुक्ला जी के जो दिल्ली में जो बंगला है उस बंगले पे लेके जाया जाता है। फिर यहाँ पे ये स्टोरी एंड होती है। फिर इसके बाद जो एंड में मतलब एक आफ्टर सीन होता है ना, तो आफ्टर सीन में हम देखते हैं कि शुक्ला जी वापस इलाहाबाद आ चुके हैं, जो उनका बंगला था इलाहाबाद में। और अब वो पूजा पाठ नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक ही मतलब भजन गाते हैं। एक भजन की पहली लाइन गाते हैं विच वॉज जागू रे वृषभान दुलारी। वृषभान दुलारी राधा रानी जी को कहते हैं। तो बेसिकली शुक्ला जी कहना चाह रहे हैं कि उठ जाओ राधा रानी, बेसिकली वो सुधा को कह रहे हैं। तो ना शुक्ला जी कहते हैं कि जाओ फूल बहाओ। बेसिकली जब कोई मर जाता है तो उसकी राख को गंगा जी में बहा के आते हैं ताकि वो फाइनल बाय बाय कर सके इस दुनिया से। तो चंद्र जाता है और उसकी सुधा की राख ले लेता है और वो जाने लगता है। तो बिनते भी बिना किसी कन्वर्जेशन के चंद्र के साथ हो लेती है, इनमें कुछ कन्वर्जेशन नहीं होता। फिर गंगा जी के किनारे पहुँचते हैं, वहाँ पे नाविक होते हैं, ये लोग नाव में बैठते हैं और नदी के सेंटर में चले जाते हैं। तो ना बिनती रोने लगती है, भाई उसकी बहन मर गई, वो ऑफकोर्स रोएगी। तो चंद्र कहता है चुप बेवकूफ़ कहीं की, रो क्यों रही है। और फिर बोलते हैं कि अगर एक बार और रोई ना तो तेरे को नदी में फेंक दूंगा। तो फिर चंद्र जो होता है वो राख बहाने लगता है। तो बिनती क्या करती है, ले लेती है और थोड़ी सी अपनी चुन्नी में बांध लेती है। तो फिर चंद्र ना उसको उसकी चुन्नी लेके वही नदी में फेंक देता है और बोलता है कि एक बार और रोई तो तुझे फिर मैं बताता हूँ। फिर वो ना उसको धक्का दे देता है और ये भी बोलता है कि तू राख क्यों ले रही है भाई। बेसिकली चंद्र सही था, किसी को उसके फाइनल गुड बाय तो करना चाहिए ना सही से। तो फिर ना बिनती एकदम से चीख पड़ती है कि मतलब उसको धक्का दिया है ना उसने, तो वो चीख पड़ती है। तो चंद्र को होश आता है कि वो मतलब मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर चंद्र अचानक से बदल जाता है, पहले तो गुस्सा कर रहा था फिर अचानक से बदल जाता है। फिर बोलता है कि बिनती रो मत, अब जो है हम ही हैं एक दूसरे के, हमें ही निभाना है। तो मतलब एकदम से सॉफ्ट स्पोकन हो जाता है। फिर कहता है आगे से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करूँगा, कि दिस वॉज लास्ट टाइम कि मैंने तुमसे ऐसे बात की। अब क्योंकि ऑफ कोर्स एट द एंड वही दोनों बच्चे। तो फिर क्या होता है, जब उसने राख छीनी होती है ना बिनती से, तो थोड़ी सी नीचे गिर जाती है। तो वो जो नीचे जो राख गिरी होती है, चंद्र उसे लेता है और बिनती की मांग भर देता है राख से। एंड उसके बाद नाव तब तक किनारे पे आ चुकी थी जब तक ये सारा सीन हुआ, और ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और
चले जाते हैं। और एंड में जो लाइन लिखी है वो है ये, गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। तो बेसिकली जो राख थी वो पानी में मिल गई और जो नदी थी वो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि नथिंग हैपेंड, इतनी बड़ी नदी में राख गायब। तो ये स्टोरी थी, मतलब अच्छी स्टोरी थी, पर जिस हिसाब से लोग कहते हैं कि आई एम सो मूव्ड ये वो, मेरे को नहीं लगी। बाकी ठीक है, दिस इज़ द टॉप 5 हिंदी नॉवेल्स में आती है ये। तो आप सब बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी ये नॉवल। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और नॉवल रीड करूं, वैसे तो मुंशी प्रेमचंद्र की गोदान आई एम थिंकिंग, बट उसके अलावा भी कोई सजेशंस हैं हिंदी और इंग्लिश बोथ, तो आई कैन डू दैट। बाकी दिस वॉज द एंड ऑफ गुनाहों का देवता। बाय बाय।